जब मैं छोटा था तब मैंने भी घर में पाली गई 28 साल पुरानी बूढ़ी बकरी को मार डाला था। दादी गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, ये बूढ़ी बकरी अब साधारण जानवर नहीं रही थी, इसमें इंसानों जैसी चेतना आ गई थी। मैंने ठंडे चेहरे से कहा, रात में मेहमान आने वाले हैं, उन्हें भूखा नहीं रख सके। दादी चिल्लाई, तू पागल हो गया है क्या? पहाड़ पर बर्फ जमी हुई है, इस मौसम में कौन आएगा? लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। मैंने चाकू उठाया और बकरी की खाल उतारने लगा। दादी ने चाकू छीनने की कोशिश की मगर उनकी ताकत कम थी, उल्टा वो गिरते गिरते बची। मैं बोला, जल्दी जाकर गर्म पानी तैयार करो, अंधेरा होने से पहले मांस पक जाना चाहिए। दादी घबराकर बोली, ये बूढ़ी बकरी अशुभ है, इसका मांस मत खाना। मेरी बात मान, इसे इंसान की तरह दफना दे, इसके नाम का पत्थर लगाकर माफी मांग ले, तभी बात खत्म होगी। अगर अपनी जान बचानी है तो मेरी बात सुन। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए उनकी बात अनसुनी कर दी। बकरी की खाल उतारकर रस्सी पर टांग दी। हवा चलने लगी और पूरे आंगन में खून और कच्चे मांस की बदबू फैल गई। दादी ने लंबी सांस ली। उन्हें पता था कि मैं जिद्दी हूँ, मुझे रोक नहीं पाएंगी। फिर वो मुझे गोदाम में ले गई जहाँ पानी गर्म हो रहा था। उन्होंने मेरे कंधे पकड़कर कहा, सुन बेटा, रात को हम बकरी का मांस नहीं खाएंगे, एक निवाला भी नहीं। अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे शहर ले जाकर रोस्टेड चिकन और मिठाइयाँ खिलाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। दादी थोड़ी शांत हुई, फिर बोली, याद रखना, मांस नहीं खाना और उसका शोरबा भी नहीं पीना। मैं बोला, दादी आप चिंता मत करो, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे उस बूढ़ी बकरी से डर लगता है। जब दादा उसे मार रहे थे तब मैंने उसकी आंखें देखी थी, वो किसी इंसान की तरह दादा को घूर रही थी। वो बिल्कुल साधारण बकरी नहीं लग रही थी। मेरी बात सुनते ही दादी का चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और कान में फुसफुसाई, अपने दादा से थोड़ा दूर रहना। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले दादा आधा टब बकरी का मांस लेकर आ गए। उनके कपड़ों और चेहरे पर खून लगा हुआ था। उन्होंने पूछा, गर्म पानी तैयार हुआ? दादी डरकर कांप गई, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, हाँ हो गया। दादा ने मांस कढ़ाई में डाल दिया और बोले, कोई मसाला मत डालना, नमक भी नहीं। दादी हैरानी से बोली, बिना नमक के कोई कैसे खाएगा? दादा ने आंखें सिकोड़ ली मगर कुछ बोले नहीं। वो बाहर आंगन में जाकर बैठ गए। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। बाहर फिर से बर्फ गिरने लगी। दादी ने उबला हुआ मांस एक बड़े बर्तन में निकाला और मुझे लेकर बाहर आई। दादा आंगन में बैठकर बीड़ी पी रहे थे। दादी बोली, मांस तो तैयार है लेकिन कोई आया नहीं। दादा ने धीमे से कहा, मेहमान आ चुका है। इतना कहते हैं मैं आधा टब गर्म मांस निकाल कर ले आया। औरत बोली, इतना काफी नहीं होगा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने तिरछी नजर से उसे देखा और बर्तन जमीन पर रख दिया। औरत अचानक घुटनों के बल बैठ गई और हाथों से मांस नोच नोच कर खाने लगी। वो हड्डियां तक चबाकर निगल रही थी। ये देखकर दादी के होश उड़ गए। उन्होंने मुझे पीछे खींचते हुए धीरे से कहा, बूढ़े, ये लड़की इंसान नहीं लगती, ये तो किसी भूखी आत्मा जैसी है। इतना सुनते ही औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी हरकतें बेहद अजीब और कठोर थीं। वो मुस्कुराई लेकिन उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। अंदर सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। दादी घबरा गई और दादा की बांह पकड़ ली, लेकिन दादा ने उनकी मदद की पुकार को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बीड़ी का कश लिया और बोले, घर का पश्चिम वाला कमरा साफ कर दो, आज रात यूएसयू वहीं रुकेगी। मैंने हैरानी से पूछा, यूएसयू कौन है? आप लोग इसे जानते हो? इस वक्त तक वह औरत बर्तन में पड़ा सारा मटन ऐसे चट कर चुकी थी जैसे कई दिनों से भूखी हो। वह मुस्कुरा रही थी, दोनों हाथों से बर्तन पकड़कर उसकी किनारों पर लगी बची खुची चर्बी को अपनी जीभ से चाट रही थी। उसकी जीभ बहुत लंबी थी और उसकी नोक बीच से फटी हुई थी, बिल्कुल सांप की जीभ जैसी। मैंने उस औरत की तरफ फिर देखा। उसके चेहरे पर अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरी दादी को जोर से धक्का दिया। अभी तक कमरा साफ क्यों नहीं किया? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी जैसे अगर दादी ने उसकी बात न मानी तो वह उन्हें जिंदा ही मार डालेगी। दादी डर गई। वे कुछ बोले बिना गुस्से में पश्चिम वाले कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई और दादा से बोली, लियो लाओची, तुम खुद मौत बुला रहे हो। वह आदमी बेवकूफ है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी मानो तो उसे मार ही देना चाहिए। इतना कहते कहते वह औरत अचानक दादी के बिल्कुल पास आ गई। पता नहीं कब उसके हाथ में एक नुकीला चाकू आ गया था। उसने वह चाकू दादी के हाथ में थमा दिया। दादी ने चाकू पकड़ लिया और मुझे ऐसी नफरत भरी नजरों से देखने लगी जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ। वह औरत दादी के कान के पास जाकर फुसफुसाने लगी, मार डालो उसे, जल्दी मार डालो, ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे वह बोल रही थी उसकी आवाज और अजीब होती जा रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक उभर आई थी। वह बिल्कुल किसी चुड़ैल या प्रेत जैसी लग रही थी। तभी दादा ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, पश्चिम वाला कमरा साफ हो चुका है, आज रात तुम वहीं रहो। फिर मुड़कर पश्चिम वाले कमरे में चली गई। जैसे ही वह अंदर गई, दादी के हाथी ने उबला हुआ मांस एक बड़े बर्तन में निकाला और मुझे लेकर बाहर आई। दादा आंगन में बैठकर बीड़ी पी रहे थे। दादी बोली, मांस तो तैयार है लेकिन कोई आया नहीं। दादा ने धीमे से कहा, मेहमान आ चुका है। इतना कहते ही एक औरत आंगन में दाखिल हुई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें लाल नसों से भरी हुई थी। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि अगर उसकी परछाई न दिखती तो मैं उसे भूत समझ लेता। दादी भी डर गई मगर फिर भी पूछ बैठी, इतनी रात
गए हमारे घर कैसे आना हुआ? औरत ने धीमी आवाज में कहा, बर्फीले तूफान में मैं अपने आदमी से बिछड़ गई। पहाड़ पर दूर रोशनी दिखी तो इधर चली आई। मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। फिर उसने अजीब नजरों से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। जब उसने भूख शब्द कहा, उसकी आंखें और लाल हो गईं। ऐसा लगा जैसे वो इंसान नहीं, कोई भूखी राक्षसी हो। मैं डरकर दादी के पीछे छिप गया। औरत मुस्कुराई और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोली, चाची, क्या आपके घर पका हुआ बकरी का मांस है? मुझे खाना है। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे विनती भी कर रही हो और धमकी भी दे रही हो। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे मांस नहीं मिला तो वो इंसान खा जाएगी। दादी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। तभी मैंने ठंडे स्वर में कहा, मांस कड़ाही में है। मैं आधा टब गर्म मांस निकाल कर ले आया। औरत बोली, इतना काफी नहीं होगा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने तिरछी नजर से उसे देखा और बर्तन जमीन पर रख दिया। औरत अचानक घुटनों के बल बैठ गई और हाथों से मांस नोच नोच कर खाने लगी। वो हड्डियां तक चबाकर निगल रही थी। ये देखकर दादी के होश उड़ गए। उन्होंने मुझे पीछे खींचते हुए धीरे से कहा, बूढ़े, ये लड़की इंसान नहीं लगती, ये तो किसी भूखी आत्मा जैसी है। इतना सुनते ही औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी हरकतें बेहद अजीब और कठोर थीं। वो मुस्कुराई, लेकिन उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। अंदर सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। दादी घबरा गई और दादा की बांह पकड़ ली, लेकिन दादा ने उनकी मदद की पुकार को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बीड़ी का कश लिया और बोले, घर का पश्चिम वाला कमरा साफ कर दो, आज रात यूएसयू वहीं रुकेगी। मैंने हैरानी से पूछा, यूएसयू कौन है? आप लोग इसे जानते हो? इस वक्त तक वह औरत बर्तन में पड़ा सारा मटन ऐसे चट कर चुकी थी जैसे कई दिनों से भूखी हो। वह मुस्कुरा रही थी, दोनों हाथों से बर्तन पकड़कर उसकी किनारों पर लगी बची खुची चर्बी को अपनी जीभ से चाट रही थी। उसकी जीभ बहुत लंबी थी और उसकी नोक बीच से फटी हुई थी, बिल्कुल सांप की जीभ जैसी। मैंने उस औरत की तरफ फिर देखा। उसके चेहरे पर अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरी दादी को जोर से धक्का दिया। अभी तक कमरा साफ क्यों नहीं किया? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी जैसे अगर दादी ने उसकी बात न मानी तो वह उन्हें जिंदा ही मार डालेगी। दादी डर गई। वे कुछ बोले बिना गुस्से में पश्चिम वाले कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई और दादा से बोली, लियो लाओची, तुम खुद मौत बुला रहे हो। वह आदमी बेवकूफ है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी मानो तो उसे मार ही देना चाहिए। इतना कहते कहते वह औरत अचानक दादी के बिल्कुल पास आ गई। पता नहीं कब उसके हाथ में एक नुकीला चाकू आ गया था। उसने वह चाकू दादी के हाथ में थमा दिया। दादी ने चाकू पकड़ लिया और मुझे ऐसी नफरत भरी नजरों से देखने लगी जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ। वह औरत दादी के कान के पास जाकर फुसफुसाने लगी, मार डालो उसे, जल्दी मार डालो, ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे वह बोल रही थी उसकी आवाज और अजीब होती जा रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक उभर आई थी। वह बिल्कुल किसी चुड़ैल या प्रेत जैसी लग रही थी। तभी दादा ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, पश्चिम वाला कमरा साफ हो चुका है, आज रात तुम वहीं रहो। फिर मुड़कर पश्चिम वाले कमरे में चली गई। जैसे ही वह अंदर गई, दादी के हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तेज आवाज सुनकर दादी जैसे होश में आई। उन्होंने घबरा कर पूछा, अभी क्या हुआ था? दादा ने तुरंत दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में हमसे बोले, आज रात पश्चिम वाले कमरे की औरत 3 बार दरवाजा खटखटाएगी। पहली बार वह पानी मांगेगी। वह चाहेगी कि शुइन्यू जाकर उसके कमरे के घड़े में पानी भर दे। दादी तुरंत बोली, नहीं, शुइन्यू रात में बाहर नहीं जाएगा। वह औरत आखिर है कौन? हमारे घर क्यों आई है? मुझे तो शुरू से ही उसमें कुछ अपशकुन लग रहा है। उसे अभी भगा देना चाहिए। दादा ने गहरी सांस ली। अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। शुइन्यू, जब वह औरत तुमसे पानी भरने को कहे तो उसके घड़े में पानी भर देना, लेकिन याद रखना, चाहे तुम कुछ भी देखो या सुनो, एक शब्द भी मत बोलना। उन्होंने मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखा। सिर्फ 3 बाल्टी पानी से घड़ा भर जाएगा। 3 बाल्टी भरने के बाद तुरंत वापस लौट आना। चाहे वह औरत तुम्हें कितना भी रोके, पीछे मुड़कर मत देखना। याद रहा। मैंने घबरा कर थूक निकला। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि बाहर से दस्तक की आवाज आई। फिर उस औरत की अजीब खोखली आवाज दरवाजे के बाहर से सुनाई दी, चाचा, मुझे प्यास लगी है, घड़े में पानी नहीं है, क्या शुइन्यू मेरे लिए थोड़ा पानी भर देगा? दादी का चेहरा दूं? वह लगातार मुझे बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने दांत भींचे और पानी की बाल्टी लेकर पश्चिम वाले कमरे में घुस गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। मैं सिर्फ याददाश्त के सहारे टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो दूरी आमतौर पर कुछ कदमों की होती थी, आज वह किसी अंतहीन खाई जैसी लग रही थी। मैं बहुत देर तक चलता रहा, मगर पानी के घड़े तक नहीं पहुंच पाया। मैं बुरी तरह डर चुका था। तभी पीछे से फिर उस औरत की आवाज आई, शेन न्यू, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लेकिन मुझे पहले ही बताया गया था कि पूरे 3 बाल्टी पानी भरने के बाद ही घड़ा पूरा होगा और बाल्टी का पानी उसे बिल्कुल नहीं देना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में टटोलता रहा। अचानक मेरे हाथ स्विच पर पड़े। जैसे ही मैंने बत्ती जलाई, कमरा रोशनी से भर गया और तभी मैंने देखा वह औरत पानी के घड़े पर बैठी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे वह मुझे जिंदा निगल जाना चाहती हो। मैंने हिम्मत जुटाई, घड़े के पास गया और पानी उसमें उड़ेल दिया। फिर बाल्टी लेकर वापस आंगन में आ गया। इस बार वह मेरे पीछे नहीं आई। मैंने दूसरी बाल्टी भरी और कमरे में पहुंचा। वह वहीं खड़ी ठंडी नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने दूसरी बाल्टी का पानी भी घड़े में डाल दिया और तुरंत तीसरी बाल्टी भरने चला गया। जब मैं तीसरी बाल्टी लेकर लौटा तो औरत बाहर आ चुकी थी, लेकिन इस बार वह मेरे पीछे नहीं आई। उसने कपड़े सुखाने वाली रस्सी से एक भेड़ की खाल उतारी और उसे लेकर पश्चिम वाले कमरे में चली गई। मैं ज्यादा सोच नहीं पाया और उसके पीछे चला गया। जब मैंने तीसरी बाल्टी का पानी घड़े में डाल दिया और जाने लगा तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया। शेन न्यू, मत जाओ, मैं इस भेड़ की खाल से तुम्हारे लिए गर्म कपड़े सी दूंगी। छू कर
इधर देखो कितनी मुलायम है। उसने खाल मेरी तरफ बढ़ाई और चाहा कि मैं उसे हाथ लगाऊं। मैंने दोनों हाथ पीछे कर लिए और 2 कदम पीछे हट गया। फिर मिट्टी के चबूतरे पर चढ़कर खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे टखने को कसकर पकड़ लिया। शेन न्यू, मत जाओ, यहीं रहो। अब उसकी आवाज भारी और डरावनी हो चुकी थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं उसे और भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाया और चुपचाप नीचे उतर आया। मेरे उतरते ही वह साफ तौर पर खुश हो गई। उसने भेड़ की खाल मेरे ऊपर डाल दी और हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी अजीब और डरावनी थी कि मैं कांप उठा। अगले ही पल उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे मेरी पीठ थपथपाने लगी। शेन न्यू, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बस एक बार मुझे माँ कह दो, फिर माँ तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। ये कहते समय उसकी आवाज बेहद नरम थी।